पहले भी जितने सारे मीटिंग्स हुए हैं इसमें बहुत सारे अनोखे रूप नजर आए हैं पहली बार। और ये भारत ने इसको दिखाया है कि हमारा जो डेमोक्रेटाइजेशन है अपने देश में, एक जो स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन है, हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है, वो चाहे युवा का हो, नारी का हो, ये सब अपना हम G20 में सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और ये एक मिसाल के उदाहरण के तौर पे हम दिखा रहे हैं। हमारा जो संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और इससे पीछे भी, जैसे कि मैं कह रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में, अरब राज्यों में, यूरोप का जो एनलाइटनमेंट हुआ वो भी इसी विज्ञान का डेवलपमेंट से हुआ। तो ये जो हम शेयर कर रहे हैं आज, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये हम लोग पहली बार G20 का प्रेसिडेंसी है। एक जो निराशा का दौर था कोविड की वजह से, इकोनॉमिक सिचुएशन में डाउनटर्न के वजह से प्रगतिशील देशों में, उसमें हम एक होप की आशा, एक आशा का एक किरण दिखा रहे हैं। और इसमें ये सब बहुत महत्व रखते हैं। हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा एम्पावर्ड जो सिटीजन्स है, हमारा जो एस्पिरेशंस है, और उसको हम कैसे एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक ग्लोबल साउथ का एक वॉइस की तरह हम लोग डेवलप करें, ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत प्रभावशाली है। और बदलते भारत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभमय जी, आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर का जिक्र कर रहे थे। ये एक महज फिजिकल कॉरिडोर नहीं होगा, बल्कि कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिहाज से, संबंधों को भी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिहाज से भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। शुभमय जी बिल्कुल, और इसको अगर आप हर पहलू में देखें, ये वाला जो कॉरिडोर जिसकी बातें हुई है, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेजबान भारत, साथ में सऊदी अरेबिया, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, हर तीनों का प्रेजेंस में ये कॉरिडोर का अनाउंसमेंट एक और दूसरा किसी प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमिक अलायंस का, आपने कहा, बिल्कुल कहा कि लोगों को साथ में आने का ये भाव विनिमय, कल्चर वगैरह बहुत सारी चीजों का, और उसके पूरे सबके पीछे सशक्त एक आर्थिक बुनियाद, जो कनेक्टिविटी का जो तैयार हो रहा है, ये इसके जो हर स्टेप्स हैं वो आने वाले दिनों में हमको दिखेंगे। और मैं समझता हूँ क्योंकि इसके पहले कुछ और कॉरिडोर्स की बात हुई थी हमारे प्रतिवेशी राज्यों वगैरह ने, जिसकी वजह से दुनिया में काफी डिस्टर्बेंस आया था, उसको काउंटर करते हुए ये कॉरिडोर की जो घोषणा है, मैं मानता हूं कि दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा अहमियत है। क्योंकि इससे आप अगर इसका कल्पना कीजिए, अगर हम रेल लिंक की ही बात करें या फिजिकल कोई भी कॉरिडोर की बात करें, तो ये किन देशों के बीच में से जा रहा है, और उससे भारत क्या मैसेज, क्या संदेश दे रहा है दुनिया को कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर जी, उसका एक बहुत बड़ा सशक्त रूप में देशों को अपने कोऑपरेशन के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। तो मुझे तो लगता है कि ये इसकी घोषणा का जो हर स्टेप्स होंगे, इसके हर बिंदु में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के छवि आएंगे कि वो पूरी दुनिया के, जैसे मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये अभी थोड़ी देर पहले संजय जी बोल रहे थे कि इस पूरे हताशा का जो एक माहौल था, उसको बदलने में ये बहुत बड़ा कामगार कदम सिद्ध हुआ जी। बिल्कुल, और मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम में रात्रि भोज के आयोजन के समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए, और ये एक मौका है भारत की समृद्ध विरासत के साथ भी रूबरू कराने का। परिचय सिर्फ उस लिहाज से नहीं जहां पे दो देशों के नेता मिल रहे हैं, बल्कि दो देशों की संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और वसुधैव कुटुंबकम का पीछे लिखा हुआ मंत्र अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्य के तौर पे भारत की प्रेसिडेंसी में शामिल कराना एक इतिहास लिखा गया, क्योंकि भारत की ये प्रयास था
और एक यूनियन आप भले ही कह दें, लेकिन वो 54-55 देश हैं और कितनी बड़ी आबादी है, उसको एक ऐसा मंच देना जहां पे वो विश्व के साथ में बैठ के बात रख सकता है। आपको लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात की जाती है या सबकी बात को मंच देने की जब बात भारत करता है, उसका एक उदाहरण या जीवंत उदाहरण आज देखने को मिला, इतिहास लिखा गया? ये G20 दो चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अप्रोच रहा है। जैसे कि हम लोग जब आमंत्रण किया देशों को, हम लोगों ने 9 इमर्जिंग देश, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को आमंत्रण किया G20 के मीटिंग्स में भाग लेने के लिए। और अब ये जो अफ्रीकन यूनियन का जो परमानेंट इंक्लूजन हुआ है G20 में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक्चुअली हमारे विश्व का भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अफ्रीका ये ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे निग्लेक्टेड है। तो हमारे भारत के नेतृत्व में जो अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में शामिल करना, मेरे ख्याल में ना सिर्फ G20 के लिए, ना सिर्फ अफ्रीकन यूनियन के लिए, लेकिन हमारे विश्व के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, शुभमोय जी, आपको लगता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भारत की देर से पहुंचने की बात को लेकर या कुछ अन्य देशों की पहले पहुंचने की बात को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं लगातार होती रही, लेकिन भारत के इस प्रयास से आपको लगता है कि भारत की मौजूदगी पूरे कॉन्टिनेंट में एक और मजबूती के साथ अब देखने को मिलेगी, एक बदले हुए परिदृश्य में देखने को मिलेगी? खासकर अभी इसके कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण बोल के एक नया आयाम का घोषणा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके से ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल, आपसी नॉलेज शेयरिंग का जो एक माहौल तैयार होगा, उसका कैसा रूपरेखा वो चाहते हैं। और उसके साथ अगर आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से वो सारी चीज़ें एक साथ होते हैं कि यानी कि ये कोई जिसे कहते हैं लेंडर और बोरोवर का रिलेशनशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, यानी कि सारे देश एक साथ में अपने अपने शक्ति को पूरा इस्तेमाल करते हुए आगे चले। जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें कि चॉइस ये नहीं होना चाहिए कि क्लाइमेट के वो जूझने के लिए देश गरीबी और क्लाइमेट फाइट के बीच में फंस जाए, बल्कि ये कि उनके डेवलपमेंट में हम बाकी सारे देश साथी बने, उनके साथ जुटाएं। ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं ये वन वर्ल्ड वन फैमिली का एक जैसे कि क्रियान्वयन करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम। तो इसके लिए जो जिसका जिक्र कर रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को साथ में लाने का और उनकी जो ज़रूरत है उनको हाई टेबल में सामने लाने का ये बहुत बड़ा स्टेप है। एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करूँगा कि बहुत बारी कहा जाता है कि G20 और UN के बीच में क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध है। G20 का महत्व इसमें है कि G20 में दुनिया के सबसे बड़े देश जो हैं, 19 देश अभी अफ्रीका यूनियन जुड़ गए हैं, जो 19 सबसे बड़े देश हैं, ये एक साथ में इनके लीडर्स एक साथ में बैठ के बात करते हैं हर साल। तो इनकी जो डिसीशंस होते हैं, इनकी जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। और इसीलिए ये चीज यूनाइटेड नेशन से काफी थोड़ा बहुत हटके है मैं कहूँगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इस तरीके से, हालांकि सोचा ये गया था कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे लोग आएंगे, सारे लीडर्स आएंगे, एक साथ में बैठेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है बहुत सारी वजह से। लेकिन ये यहाँ पे जो फास्ट डिसीजन मेकिंग का एक जो परंपरा शुरू हुआ है और हर बारी क्राइसिस में 2008 से लेकर हम देख रहे हैं जी कि G20 एक निर्णायक के रूप से सामने आ रहा है दुनिया में, अर्थव्यवस्था को, दूसरी सारी चीज़ों को, कोविड के समय में जैसे हेल्थ इमरजेंसी को संभालने के लिए, या उसके बाद जैसे अभी ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वहाँ पे दिशा देने के लिए इस बारी के डिक्लेरेशन में, ये सब चीज़ें बहुत माने रखते हैं।
मैं खासकर आपका ऑब्जर्वेशन करूंगा कि इस बारी का जो डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन में कोई फुटनोट या कोई अपेंडिक्स डिसेंडिंग नोट्स नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज है इस बारी दुनिया में। जी, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, डिसेंडिंग नोट्स नहीं है और कंसेंसस भारत के निगोशिएशन कैपेबिलिटीज को भी दिखाता है कि तमाम डिफरेंसेस के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ग्लोबल डिस्ट्रस्ट वाली एक तरीके से स्थिति आती है जहां पर विश्वास की कमी देखने को मिलती है, लेकिन ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की जो उन्होंने बात की उसको दूर करने की जो बात की जा रही है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम देखते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स जब होते हैं और पिछले कुछ दिनों में बदलती जियोपॉलिटिक्स के तहत हमने देखा कि उनकी प्रासंगिकता पे भी सवाल हो रहा है, साथ ही साथ वो कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने की तरफ कुछ अड़चन दिखाई दे रहे हैं जिसका कारण बन रहा है जियोपॉलिटिक्स। आज ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक संकट है, तमाम देश बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर भारत G20 के पहले दिन कुछ बड़े मकसद निकालने में कामयाब हो जाता है तो इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है आज के दिन पे वो ज़्यादातर जो यूएन और उसके बॉडीज़ हैं वो दूसरे महायुद्ध के बाद बने हुए थे और वो 20वीं सदी के जो परिस्थिति थे उसके अनुसार बनाए गए थे। आज 21वीं सदी में हालात बहुत बदल चुके हैं। ग्लोबल साउथ का एक बहुत अहम रोल बन चुका है। इमर्जिंग नेशंस जो है जैसे कि इंडिया, इनका रोल ग्लोबलाइजेशन में और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में बहुत बढ़ चुका है। लेकिन वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का जो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो यूएन हो या वर्ल्ड बैंक, IMF हो, उस पर पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। G20 का भी आप अगर शुरुआत देखें, वो G7 से G20 बना था और इसलिए बना था क्योंकि G7 वो फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे थे 20वीं सदी के एंड में, उनको वो सही करने के लिए सक्षम नहीं थे और उन्होंने रियलाइज किया था कि जो इमर्जिंग नेशंस है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके साथ उनको मिलना चाहिए। तो ये एक जो सहयोग का जो दौर शुरू हुआ था, ये अभी जो, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के मेन प्रतिनिधि है इंडिया और हम लोग इस ग्लोबल साउथ को हम लोग एक नए तरह से एक वॉइस दिया है। प्रधानमंत्री जी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट